मैंने बताया था इंटेंसिव की पहचान कैसे करते हैं। 3 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। एक तो सिस्टम को आप डिवाइड करो, अगर सिस्टम को डिवाइड करने से वो प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाए तो वो एक्सटेंसिव है, ना डिवाइड हो तो इंटेंसिव है। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूला में क्या होता है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। समझ आया? दो तरीके समझ आया? ओके। मास क्या था? एक्सटेंसिव, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, ये सब एक्सटेंसिव है, राइट। अब मोल क्या है? मोल भी एक्सटेंसिव है, लेकिन मोल और वॉल्यूम का जब रेशियो लूंगा तब क्या होगा? इंटेंसिव, बिकॉज मोल एंड वॉल्यूम बोथ आर एक्सटेंसिव एंड वी आर टेकिंग देयर रेशियो, राइट। तो अब जो वैल्यू आएगी रेशियो लेने पर वो इंटेंसिव होगी, और वो वैल्यू मोलारिटी होती है। याद है? मोलारिटी। हाँ जी। तो देखो, कॉपी ऑलरेडी डिवाइड है 2 पार्ट में। इधर क्या था? इंटेंसिव, इंटेंसिव। इधर है एक्सटेंसिव। रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी मैंने। रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? रेजिस्टेंस देखो, छोटे वायर में कम रेजिस्टेंस होगा ना, और बड़े वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। सपोज कर लो कि ये मेटल वायर, ये एक मेटल रॉड है छोटा सा। तो अब जब चार्ज यहां से यहां फ्लो करेगा, एक एज से दूसरे एज तक, एंड से दूसरे एंड तक, तो इतना ही सफर तय करेगा। और इस वाले में देखो, अगर इसको मैं रॉड मानता हूं, तो यहां जब चार्ज यहां से वहां जाएगा तो इतना ज्यादा लेंथ ट्रेवल करेगा। तो रास्ते में ज्यादा रुकावट कहां आएगी? यहां पर। समझ रहे हो? बात मत कर। इसलिए इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? दिस वन। समझ रहे हो ना? तो जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, बल्क, साइज, ठीक है। इसलिए रेजिस्टेंस भी क्या है? रेजिस्टेंस भी क्या है? रेजिस्टेंस भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सही लिखा ना? एक्सटेंसिव लिखा। तुम सदमे में चले गए 3 दिन के बाद। रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी? लंबे लेंदी वायर की ज्यादा होगी ना रेजिस्टेंस, तो एक्सटेंशन हुआ। और अब सुनो ध्यान से, इसी वायर की यूनिट वॉल्यूम के रेजिस्टेंस को, बचपन याद करो, यूनिट वॉल्यूम के रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और वो पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइंड है। तो ये कितना भी लेंदी क्यों ना हो, वो तो सिर्फ इतने से पार्ट का डिफाइंड है, वो हमेशा क्या रहेगा? इंटेंसिव। वो मैटर पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि सब्सटेंस क्या है। एल्युमिनियम ले लिया आपने, तो एल्युमिनियम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, फिर चाहे 1 सेंटीमीटर की एल्युमिनियम रॉड हो या 100 सेंटीमीटर की, लेकिन रेजिस्टेंस उनका अलग अलग होगा। तो इधर क्या लिखूं बताओ? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नहीं समझ आया? इसको लिखते हैं रो से, इसको लिखते हैं कैपिटल आर से। थोड़ी बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से। सभी तरह की एनर्जीज है ना, चाहे वो एंथैल्पी हो, चाहे वो हीट कैपेसिटी हो, जितनी भी तरह की एनर्जी है वो सब एक्सटेंसिव होंगी, क्योंकि वो बल्क पे डिपेंड करेंगी ना। इंटरनल एनर्जी, जरा सोचो एक एग्जांपल। इंटरनल एनर्जी, अगर मैं इन दोनों को वुड मानूं, वुड, इसे भी जलाऊं इसे भी जलाऊं, तो ज्यादा एनर्जी कौन देगा? दिस वन। तो इसका मतलब इसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, तभी दे रहा है हमें। तो इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी या किसी सब्सटेंस के अंदर की काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी एनर्जियां क्या होंगी? एक्सटेंसिव। समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे हो? आउट ऑफ सिलेबस। फिर हीट कैपेसिटी, ये आप लोग समझाइए मुझे। हीट कैपेसिटी है क्या? किसी सब्सटेंस के अंदर जो हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, कैपेसिटी, उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी, है ना। हीट को बर्दाश्त करने की पावर, हीट टॉलरेंस पावर। जैसे एग्जांपल, सोच के बोलना, गलत बोलोगे तुमने, फिर सुन लो। हीट एब्जॉर्ब करने की पावर, ठीक है।
क्षमता। जैसे ये एक रॉड है, आयरन का रॉड है, इतना ही बड़ा मैं एक वुड का, नहीं चलो मेटल रॉड, सॉरी क्या नाम है, स्टोन लाता हूँ, स्टोन, ठीक है, दो इक्वल साइज के आयरन और स्टोन लाते हैं, दोनों को इक्वल हीट देते हैं, बताओ जल्दी गर्म कौन होगा? वार्म अप आयरन। तो हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा? यही उम्मीद थी तुमसे। अब दो ही ऑप्शन है भाई, जो आयरन है वो क्या कर रहा है? जल्दी रिएक्ट कर रहा है, थोड़ी सी हीट पाएगा गर्म हो जाएगा, मतलब वो एब्जॉर्ब कहां कर रहा है? वो तो रिएक्ट कर रहा है ना भाई। हमें सब्सटेंस हीटअप कब फील होगा? जब वो हीट एमिट करेगा। जोर दो, यहां पे कुछ है वहां जोर दो। अगर मान लीजिए आपका सब्सटेंस जल्दी हीटअप हो रहा है, मतलब वो एमिट कर रहा है, तभी तो हमें फील हो रहा है कि नहीं गर्म हो गया, कॉमन सेंस। और जो स्टोन होगा वो जल्दी गर्म नहीं होगा, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। तो जो सब्सटेंस जल्दी वार्म अप हो जाए उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, समझे? हीट कैपेसिटी कम होगी। तो अब क्लियर हुआ? अब बताओ 1 ml वाटर को मैं गर्म करना चाहता हूं, कितना गर्म करना चाहता हूं? बॉयल करना चाहता हूं, मान लो 100 डिग्री तक। और एक तरह 1000 ml वाटर को गर्म करना चाहता हूं, बॉयल करना चाहता हूं। बताओ ज्यादा हीट कहां देनी पड़ेगी? 1000 मतलब ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, मतलब वो ज्यादा हीट खा रहा है। तो हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? बल्क पे, मास पे, ठीक है। इसका मतलब हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो तुम बिल्कुल बात मत करो, पूरी जिंदगी बात ही करते करते यहां आए हो। अगर पहले इससे पहली क्लास में बात ना करते तो जीएमसी में होते, है ना। तो शांति से बैठो बिल्कुल। देखो एक अच्छी बात समझो, पहले जब भी आप किन्हीं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लेते हैं तो वो हमेशा क्या बन जाता है? इंटेंसिव। इसी बात को दूसरे तरीके से बोलने जा रहा हूं, ठीक है, बर्दाश्त करना। तो बड़ा शांत करते हैं। इसी बात को दूसरे तरीके से बोलने जा रहा हूं। जो फिजिकल क्वांटिटीज पर यूनिट ग्राम, पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, या इन शॉर्ट पर यूनिट अमाउंट डिफाइंड होती हैं, वो सब इंटेंसिव होती है। अब ये दिमाग वाले लोगों के लिए था। जैसे वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव। मोलर वॉल्यूम क्या होगा? मोलर वॉल्यूम पता क्या? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। तो पर मोल का वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। समझना, एंथैल्पी एक तरह की हीट एनर्जी है, तो एंथैल्पी क्या है? एक्सटेंसिव। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? एंथैल्पी क्या है? सभी तरह की एनर्जियां है ना एक्सटेंसिव। ये बेचारे कंफ्यूज होते हैं, इस पे इंटेंसिव बोलना है कि एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव है ना। लेकिन मोलर एंथैल्पी क्या होगी? इंटेंसिव, बिकॉज वो पर मोल की एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी अपॉन मोल। जागो, मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन, इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना, पर लीटर। तो पर अमाउंट हुआ ना। तो जो चीजें, जिन चीजों में पर अमाउंट डिफाइंड हो वो सब के सब इंटेंसिव होंगे। तो बताओ, जागो और बताओ कि आपने कहा कि हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो फिर मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी? मोलर हीट कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी इंटेंसिव। इंटेंसिव साइड लिख रहा हूं मैं। मोलर वॉल्यूम क्या होगा? ओ शांत रहो पीछे वाले, ये भी इंटेंसिव। एक और बात सुनो, जो चीजें पर यूनिट अमाउंट पर डिफाइंड होती हैं उनके नाम में स्पेसिफिक वर्ड भी कभी कभी आता है। जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कोई बोलना चाहोगे? रेजिस्टेंस तो टोटल रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूनिट वॉल्यूम का होता है, पर एमएल का होता है, पर सेंटीमीटर क्यूब का होता है। अरे होता ना 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेजिस्टेंस। तो 1 सेंटीमीटर वो भी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वो भी है, तो वॉल्यूम तो हुआ ना 1 सेंटीमीटर क्यूब।
यानी किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस होगा उसे क्या बोलोगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो जिसमें स्पेसिफिक वर्ड यूज हो जाए वो भी बेसिकली पर यूनिट अमाउंट ही डिफाइंड होता है, और वो भी क्या होता है? इंटेंसिव होता है। तो बताओ स्पेसिफिक मास क्या होगा? ये भी क्या होगा? इंटेंसिव। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब आएगा फ्यूचर में। हीट कैपेसिटी ये भी क्या होगी? लिखो। लिख क्यों नहीं रहे हो आप? अच्छा, अब यहाँ जा, यहाँ आ जाओ बाबू, और इधर आ जाओ, और इधर इधर आ जाओ। उससे मत रखो कांटेक्ट, वो शादीशुदा है। डन। इधर वो सब लिख दो, जी एच। ई क्या होता है? ई का नाम सुना है? नहीं सुना शायद। इंटरनल एनर्जी है ना, ई टी सी। और यू भी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी ही होता है। अब बताओ मोलर एंथैल्पी क्या होगी? मोलर एंथैल्पी। हाँ, तो यहां एक लिख देता हूं एग्जांपल, मोलर एंथैल्पी। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। अब ये मैटर नहीं करता, तुम इसे रटो मत, ठीक है? अब समझ समझ के आंसर कर लोगे। अब आती है बारी प्रेशर की। पहले हम फोर्स की बात करेंगे। फोर्स F बराबर एम ए होता है ना, F बराबर एम जी करके ना। आप मान लीजिए ये दोनों सब्सटेंसेस हैं, सेम मैटर के बने हैं, दोनों का डेंसिटी सेम है, तो मास इसका हैवी होगा, है ना? डेंसिटी सेम है तो। अबे ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ठीक? ओके। अब बताओ F बराबर एम जी, F बराबर एम जी। एम जी तो कांस्टेंट है हमारे इस आसपास में, तो एम जी किसका हैवी होगा, ज्यादा होगा? इसका। तो इसका फोर्स, डाउनवर्ड जो फोर्स लगने वाला है वो इसका ज्यादा होगा। इसका मतलब फोर्स भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। फोर्स भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। अब सुनना, एरिया तो है ही, वॉल्यूम तो है ही, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। बस खुश रहो, फोर्स अपॉन एरिया, इसका मतलब इंटेंसिव। अक्सर प्रेशर में लोग गलत करते हैं। अब ये स्टेटमेंट बोलने के बाद भी अगर कोई गलत करके आता है तो धरती बोझ है वो। फिर मैं कह रहा हूं प्रेशर में क्या सोचते हो, ये ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, बट गलत। प्रेशर तो यूनिट वॉल्यूम का होता है ना, आई एम सॉरी यूनिट एरिया का, मैं तो चेक कर रहा था, यूनिट एरिया का होता है। अब ज्यादा प्रेशर कौन लगाएगा? दोनों अगर सब्सटेंस बराबर हैं तो बराबर लगाएंगे, समझ रहे हो? क्योंकि वो पर यूनिट एरिया का फोर्स देखते हैं आप। इसीलिए प्रेशर को कहां लिखोगे? लेफ्ट में लिखो, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया करके लिख दो। अलग से लिख देता हूं भाई ताकि गलती के चांस कम हो जाए। प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अलग से लिख दिया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स भी एक्सटेंसिव, एरिया भी एक्सटेंसिव, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज ऑलवेज इंटेंसिव। तो 3 नोट लिखाने वाला हूं, ठीक है? 3 नोट। पहला नोट, 3 तरीके से हम पहचानेंगे इंटेंसिव एक्सटेंसिव को। जिस तरीके में पकड़ में आ जाए वहीं रुक जाना। पहला तरीका, सब्सटेंस को डिवाइड करो, अगर प्रॉपर्टी डिवाइड ना हो तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मसलन टेम्परेचर, अगर इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इसे डिवाइड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ना, हर टुकड़े का टेम्परेचर 25 ही होगा। इसका मतलब 25 क्या हुआ? आई एम सॉरी, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हुआ? इंटेंसिव। मगर मास तो डिवाइड कर रहे हो ना, वॉल्यूम तो डिवाइड कर रहे हो ना, तो वो सब क्या हो गए? एक्सटेंसिव। एक तरीका ये। अगर ये फेल हो जाए तो फिर चले जाना फार्मूले पे। फार्मूले में क्या देखना होता है? रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव। ये भी फेल हो जाए तो नाम में चले जाना। नाम में दोज क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मोल या पर यूनिट अमाउंट, ऑल आर इंटेंसिव। उनके नामों में कभी कभी स्पेसिफिक या मोलर वर्ड होता है। मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम। चलो लिखो, ऐसे नहीं देखते रहोगे तुम। ये लिखा है
3 नोट लिखो। नोट नंबर 1 लिखा तो है शायद, ये क्या लिखा है? रेशियो ऑफ, हाँ ये वाला लिखा है ना, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज ऑलवेज इंटेंसिव, तो वो छोड़ दो, दूसरा लिखो। एक और नोट लिखो, क्या? इफ प्रॉपर्टी इज नॉट डिवाइडेड, हाँ, if property is not divided on dividing substance, if property is not divided on dividing substance, comma, it is called, it is intensive property. If property is not divided on dividing substance, comma, it is intensive property. It is intensive property. एक और पॉइंट, अगला, प्रॉपर्टीज विच आर डिफाइंड पर यूनिट अमाउंट, प्रॉपर्टीज विच आर डिफाइंड पर यूनिट अमाउंट, ब्रैकेट में स्पेसिफिक, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच आर डिफाइंड पर यूनिट अमाउंट, ब्रैकेट में स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ब्रैकेट क्लोज, आर इंटेंसिव, आर इंटेंसिव। एग्जाम्पल तो पता है ना, मोल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव। लेकिन मोलर वॉल्यूम क्या है? मोलर वॉल्यूम मिलेगा मुझे, स्टेट्स मिल चुका आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में, Vm लिखा रहा होगा, इज इक्वल टू total volume divided by number of moles. So this is what? Intensive. But इधर वाले ये दोनों क्या हैं? Extensive. आप बताओ मोलर वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? हाँ जी सही बोलो, क्या? लीटर पर मोल। ठीक है, इसी से आप उस स्मॉल b की यूनिट निकाले होंगे, स्मॉल a की, वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स। क्लियर खत्म कहानी इसकी। इंटेंसिव एक्सटेंसिव आपको समझ में आ गया ना? हमने जो वेरिएबल्स पढ़े थे याद है आपको, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो वेरिएबल भी हैं और किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी भी है। प्रॉपर्टी, यहां थोड़ा कोऑपरेट करो, मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं तो हवा नहीं लगेगी। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, मान लो उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। अगर आप इसमें से कुछ भी बदल देते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी बदल गई। अभी एक सिस्टम है, इसका प्रेशर P1 है, मान लो ये 100 डिग्री पर बॉयल होता है, ठीक? अब आपने क्या कर दिया, इसका प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो और ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा, इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी बदल गई। पूछा? तो आप उन क्वांटिटीज को जब बदलेंगे ना तो सिस्टम की प्रॉपर्टी बदल जाएगी और सिस्टम अपना स्टेट चेंज कर देगा। भाई अभी आप जैसे बैठे हो, अगर सीधे बैठ जाओगे तो वो दूसरा स्टेट होगा ना। तो जब हम इसमें से किसी सिस्टम का या तो प्रेशर या तो वॉल्यूम या तो टेम्परेचर कुछ भी बदल देते हैं तो सिस्टम का स्टेट बदल जाता है। तो टर्म आएगा थर्मोडायनेमिक स्टेट। वो क्या होगा? स्टेट तो वो स्टेट है, वो पॉइंट है जिस पर सभी वैल्यूज फिक्स्ड है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह। इफ यू चेंज एनी ऑफ देम देन स्टेट विल बी चेंज्ड। तो सोचो अच्छे से, किसी सिस्टम के स्टेट को चेंज करोगे तो चेंज करने का जो तरीका होगा ना, तरीका, उसे प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस क्या है? वे टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम, वे टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम। अब स्टेट को चेंज किया आपने, मान लीजिए हमारे पास एक ओपन कंटेनर है, जाग जाओ हाँ सब लोग, ओपन कंटेनर है, वाटर भरा हुआ है, मुझे इसे बॉयल करना है। इसका टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं इसे, कोई बात कर रहा है, मुझे मिलना चाहिए, क्लास से बाहर कर दूंगा सीधा। ये 100 डिग्री सेल्सियस करना है, अभी कितना है 25, मुझे करना है 100। तो क्या मैं स्टेट चेंज कर रहा हूं? इस पे कोई बोल नहीं रहा है।
अगर तुमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी वगैरह कुछ भी बदला तो स्टेट बदल जाएगा। सिंपल सी भाषा है। तो अभी मेरे पास जो करंट सिस्टम है उसका टेम्परेचर कितना है 25, मैं चेंज करके करना चाहता हूं तो स्टेट बदलने वाला हूं, राइट। अब ये स्टेट कन्वर्जन दो तरीके से करने जा रहा हूं। एक बार इस कंटेनर को ओपन रखा, एक बार इस कंटेनर को क्लोज कर दिया, वही सैंपल है, उतना ही अमाउंट है वाटर का, पर ये क्लोज है। इसका टेम्परेचर मुझे 25 से 100 करना है, 25 से 100 करना है। तो क्या इसका भी स्टेट चेंज कर रहा हूं, इसका भी स्टेट चेंज कर रहा हूं, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। तो कैन आई से कि इनके प्रोसेस अलग अलग है ना, क्योंकि तरीका ये प्रोसेस है। तो ये ओपन कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है, इसको भी मुझे 100 डिग्री पर ले जाना है, इसको भी ले जाना है। तो बताओ दोनों तरीकों से, ये जो तरीका बोल रहा हूं ना, ये काम करने का वे है, इसे प्रोसेस कहते हैं। दोनों प्रोसेसेस के दौरान डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, चेंज इन टेम्परेचर 75 आएगा। दोनों में सेम रहेगा, सही बोला, दोनों में सेम रहेगा। मगर इसे 100 डिग्री तक ले जाने के लिए मान लो कि हीट देनी पड़ी Q1, हीट, Q फॉर हीट, ठीक है, और यहां हीट देनी पड़ी Q2। तो बताओ Q1 बड़ा कि Q2? Q2 जानते हो ना, किसी ने बोला तुम्हें कभी Q2? Q1 बड़ा कि Q2, बताओ कैसे। अब काम ध्यान समझो बात, दोनों पहुंच रहे हैं सेम स्टेट पे, 100 डिग्री पर ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, लेकिन इनके तरीके अलग अलग हैं। अब इन दोनों तरीकों से स्टेट चेंज करने पर डेल्टा टी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी डेल्टा टी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुम काम कैसे कर रहे हो, है ना, ओपन कंटेनर में कर रहे हो या क्लोज में कर रहे हो, लेकिन क्यू इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम कंटेनर को क्लोज रखते हो या ओपन रखते हो। तो बताओ क्यू और टेम्परेचर चेंज में से कौन सी वैल्यू पाथ पर डिपेंड करती है, सोच के बोलना, कौन सी वैल्यू पाथ पर डिपेंड करती है, अपनाए गए तरीके पर डिपेंड करती है, क्यू या टेम्परेचर चेंज? क्यू। तो ऐसी वैल्यू को हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन। वो प्रॉपर्टी, वो क्वांटिटी जो अपनाए गए पाथ पे डिपेंड करे, तरीके पे डिपेंड करे, उसे हम कहते हैं पाथ फंक्शन। और वो क्वांटिटी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे कि जाना कहाँ चाहते हो, उसे कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो बताओ टेम्परेचर चेंज क्या है आपकी नजरों में, और हीट गिवन पाथ फंक्शन। अब एक सेकंड के लिए सोचो, काम करना है, इसी को मैं काम की नजर दे, वर्क कि मेरा वर्क क्या है, टेम्परेचर बढ़ाना, ठीक है। मैं अगर वर्क को भी देखूं तो वर्क भी पाथ पे डिपेंड करेगा, है ना भाई। मान लो आपको यहां से घर जाना है तो बहुत रास्ते होंगे ना, पहुंचना तो घर ही है पर रास्ते कई होंगे, अलग अलग रास्तों में अलग अलग काम करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग किराया लगेगा ना। पैदल जाओगे, साइकिल जाओगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाओगे, सबका अलग अलग खर्च होगा, राइट। इसका मतलब उस तरीके पर वो एनर्जी, वर्क और हीट, ये दो चीजें पाथ पर डिपेंड करती हैं। तो इन शॉर्ट हर बच्चे को ये क्लियर हो जाएगा कि दो ही है मार्केट में, एक हीट एक वर्क, जो पाथ डिपेंडेंट है। बताओ नहीं समझ आया? जो पाथ डिपेंडेंट है, पाथ पर डिपेंड करते हैं हीट और वर्क, बाकी सब क्या है, स्टेट पर डिपेंड करते हैं। और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल देख लो जी। आप यहां हो ए पर, आप जाना चाहते हो बी पर, जाने के बहुत तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे चले गए, कुछ लोग ऐसे चले गए, कुछ लोग ऐसे चले गए, तो जाने ना यहां से। बताओ ये पाथ 1, ये पाथ 2, ये पाथ 3, इन तीनों पाथ से चलने पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम फिजिक्स थोड़ा देर के लिए, इस पाथ से भी डिस्प्लेसमेंट सेम, इस पाथ से भी सेम, इस पाथ से भी सेम, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग होगी। तो बस हो गया, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती है। तो बताओ डिस्टेंस को तुम क्या कहोगे?
पाथ फंक्शन कहोगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को क्या कहोगे? यही पढ़ा रहा था, ये फिजिक्स का था, अब वो चला गया केमिस्ट्री में, इवन वो भी फिजिक्स में भी है ना, थर्मोडायनामिक्स के अंदर। चलो लिखो क्या लिखना चाहते हो। लिखो हेडिंग, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन, जिनका पहले से लिखा है वो वही हेडिंग पर पहुंच जाएं, वहीं देखें, जो अच्छा लगे ऐड करेंगे। पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। प्रॉपर्टीज, पहले सब लोग सुनो, फंक्शन कोई नया वर्ड नहीं है, ये प्रॉपर्टी ही है। कोई एक प्रॉपर्टी का नाम बताओ, कोई एक प्रॉपर्टी का नाम बताओ। यही थर्मोडायनामिक्स गई यहां से, तुम जब प्रॉपर्टी नहीं जान पाते। बताओ कोई एक प्रॉपर्टी का नाम। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जियां, है ना। चलो लिखो, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड बाय प्रोसेस। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन path followed by process are called path function, are called path function. For example बोलो, एग्जाम्पल बोलो। केवल दो है मार्केट में, हर बद दिमाग को होना चाहिए, केवल दो, हीट एंड वर्क। एग्जाम्पल, हीट Q एंड वर्क W। तो देखो, हम सिस्टम को हीट देंगे या हम सिस्टम पे काम करेंगे तो सिस्टम के अंदर बदलाव आएंगे, सारे के सारे बदलाव स्टेट फंक्शन होंगे। हम सिस्टम को हीट देंगे, हम सिस्टम पे काम करेंगे तो उसके अंदर कुछ बदलाव आएंगे, वो सारे के सारे चेंजेस स्टेट फंक्शन होंगे। तो इसके अलावा सब क्या होंगे? स्टेट फंक्शन। देखो अगला पॉइंट लिखो, प्रॉपर्टीज which do not depend upon path. Properties which do not depend upon path followed by process. Do not depend upon path followed by process, but depend upon initial and final states only. Properties which do not depend upon path followed by process but depend upon initial and final states of system, but depend upon initial and final states of function, states of system are called state function, are called state function. For example, delta T, delta E, delta H, delta V, delta P, जो याद आए जी, डेल्टा जी भी है। नेक्स्ट, इसका एक और पॉइंट है, हमेशा पहले मान लो तो लेट एक्स इज, हर जगह एक्स आ जाता है ना, लेट एक्स इज, समझ रहे हो, एक्स इज स्टेट फंक्शन। अगर मान लिया कि एक्स स्टेट फंक्शन, तो चेंज इन एक्स कैसे निकालोगे? चेंज इन एक्स, डेल्टा एक्स निकालने का तरीका हमेशा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ऑलवेज, चाहे छोटा हो फाइनल वाला चाहे बड़ा। आप ये नहीं करना कि अगर लगे कि इनिशियल वाला बड़ा है तो एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल करने लग गए ना, ऑलवेज ऐसे, ऑलवेज, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो आएगी दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। सोचो अच्छे से, अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव आ गया, व्हाट डज इट मीन? ये कब मुमकिन है? जब फाइनल वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ी है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ गई है। सोचो जरा, अरे एक्स फाइनल है ना, फाइनल बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगी।
तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब x फाइनल इज ग्रेटर देन x इनिशियल। लिख दूं, ये एरो है और यहां है x फाइनल इज ग्रेटर देन x इनिशियल। दूसरा केस बताओ, निगेटिव आएगा तब आप क्या कहोगे कि वो प्रॉपर्टी घट गई कि बढ़ गई, x डिक्रीज कर गया है ना। ये कब मुमकिन है, जब x फाइनल इज लेस देन x इनिशियल। और अगर 0 आ जाए तो क्या कुछ बदलाव ही नहीं हुआ, x फाइनल इज इक्वल टू x इनिशियल। ये प्रॉपर्टी है स्टेट फंक्शन की, इस तरह से निकालते हैं। देखो बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर, जिसका मुझे पता नहीं, W में चेंज नहीं पढ़ते, W ही पढ़ते हैं। भाई हमने काम किया, 10 जूल काम कर दिया मान लो, 10 जूल वर्क है, चेंज इन वर्क थोड़ी है। पहले 0 वर्क था, फिर काम कुछ कर दिया, तो अगर चेंज निकालोगे भी ना तो इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट लगाओगे 0 से W, तो वो W ही आएगा। तो W और हीट में चेंज नहीं पढ़ते है ना, W और हीट को एब्सोल्यूट पढ़ते हैं। और इन भाई साहब इन सब का चेंज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, समझ गए क्या। तो स्टेट फंक्शन के चेंज पढ़ते हैं, पाथ फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ते हैं, W और Q। आगे चलूं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इसको समझने के लिए पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन को हम आगे कई टॉपिक्स में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यूज करते रहेंगे। ये अपने आप में एक अच्छा, अब तक हमने 2 टॉपिक पढ़े जहां से नीट में सवाल आता है, एक इंटेंसिव एक्सटेंसिव से, एक विच आर द फॉलोइंग इज पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जैसे ये अंदर है क्या अभी, इसीलिए कम चिल्लाना पड़ रहा, हट। हेलो हेलो, इससे कुछ होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट लिखो हेडिंग, प्रोसेस पहले पढ़ा दो ना, प्रोसेसेस। प्रोसेसेस 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 तो एक तरीका है ना। व्हाट इज प्रोसेस नहीं लिखा रहा हूं, ठीक, व्हाट इज प्रोसेस नहीं लिखा रहा हूं, ठीक, एक तरीका है ना, वे टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ फंक्शन, है ना, मेथड टू कन्वर्ट स्टेट ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम के स्टेट को बदलने का तरीका लिख लो थोड़ा सा, वे टू चेंज स्टेट ऑफ सिस्टम। चलो खड़ो जाओ। हाउ वुड यू चेंज स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम के स्टेट को कैसे चेंज करते हैं। बाकी लोग नहीं बोलेंगे, लेट हिम स्पीक, यस। इन चीजों को चेंज करके, ठीक है, बैठ जाओ। तो हम स्टेट को चेंज करेंगे, जिस तरीके से चेंज करेंगे उसे क्या बोलेंगे, प्रोसेस। प्रोसेस के टाइप्स होंगे, मैं वही डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, जागो ग्राहक जागो, अच्छे से पढ़ना इसको। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, नाम में क्लियर है, आइसो माने सेम, थर्मल यहां हीट से मतलब है, टेम्परेचर से मतलब बेसिकली। ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक है। क्या आप इस आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में कुछ जानते हो, जानते हो, डिलीट करो उसे, डिलीट, अब ज्यादा समझ में आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस वह प्रोसेस नहीं है जिसके दौरान डेल्टा टी, कोई बोल रहा है, मैं पेट में चाकू मारूंगा इसके, इधर देख भाई, इसको बुला, इधर देख बोर्ड की तरफ। डेल्टा टी बराबर 0 इज नॉट क्राइटेरिया फॉर अ प्रोसेस टू बी आइसोथर्मल। व्हाट इज डेल्टा टी, क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो सोचो, आज मेरे पास 10 रुपए हैं, 10 साल बाद भी 10 रुपए होंगे, तो क्या इसका यह मतलब है कि मैंने लाइफ में इस दौरान 10 ईयर्स में कुछ अर्निंग है की, इसका यह मतलब है ना, कमाया उड़ा दिया,
तब भी तो इतना ही रहेगा, नहीं समझ रहे हो? तो जो समझो डेल्टा चेंज जो यहां है वो 0 है, बट इस पूरे ईयर में ऐसा नहीं हमेशा 10 रुपया ही रहा होगा, बीच में अप डाउन हुआ होगा, फाइनली 10 ही बचा होगा। तो हम क्या पढ़ना है, हम क्या देख रहे हैं, हम ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल कहेंगे जिसके दौरान पल पल का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, हर वक्त, ये नहीं कि इनिशियल और फाइनल ओनली, हर वक्त का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। मतलब सोचो समझो और बताओ, dt 0 होना आइसोथर्मल का क्राइटेरिया होगा कि डेल्टा टी 0 होना? सोच लो रे, dt 0 होना क्राइटेरिया होगा, मतलब हर छोटा चेंज 0 होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन dt एंड डेल्टा टी? मतलब ऐसे है, कहीं कभी कोई चेंज नहीं आएगा, इस तरह चलना है। और अगर यहां से यहां गए, देखो स्ट्रेट लाइन कोई चेंज नहीं आ रहा है, पता लगा तुम पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर और फाइनली यहीं पहुंच गए, तो इस वाले पाथ से डेल्टा टी तो 0 होगा ना बे, क्योंकि जो इनिशियल वही फाइनल, मगर डी टी 0 नहीं होगा। देखो घटा बढ़ा, ऊपर नीचे, तो क्या इस पाथ को तुम आइसोथर्मल कहोगे? किसे कहोगे? सिर्फ इसे कहोगे। ये बात समझ आई क्या किसी को? दिस इज नीट, NEET, अच्छे समझना। बोर्ड पे देखो, मैं एक ग्राफ समझाता हूं। इधर लिया मैंने टेम्परेचर, इधर लिया मैंने प्रेशर। आज थर्मल है मतलब मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम की हेल्प से मैं टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं ला रहा हूं। पॉइंट ए से, यार कोई बोल रहा है, मुझे पेशेंस दो, चश्मिश इधर देख। ए से गए बी पर, देखो ये ऐसे गए कुछ इस तरह, ठीक है? तो इस वाई एक्सिस पर क्या रखा मैंने? टेम्परेचर। तो बताओ कहीं टेम्परेचर चेंज हुआ ए से बी जाने में? ये इतना है ना टेम्परेचर यहां पर, ये यही तो बना रहा टेम्परेचर। टी इनिशियल भी उतना ही है, टी फाइनल भी उतना ही है। सदमा देख रहे हो, सदमा, टी इनिशियल और टी बराबर ही तो है। देखो ए पर थे तब भी टेम्परेचर इतना था, ये हाइट, बी पर है तब भी टेम्परेचर इतना है, और बीच बीच में हर पल टेम्परेचर कितना है? उतना ही है। तो ये जो रास्ता है ना, ये आइसोथर्मल है। अब देखो जी, इस पाथ को मैं 1 बोल देता हूं। पाथ 1 के लिए dt 0 है क्या? और जब जब dt 0 होगा, सुनना, तुझे क्या मसला है, dt 0 है तो ऑटोमेटिकली फिल द ब्लैंक्स, ऑटोमेटिकली डेल्टा टी तो 0 होगा ही होगा। अरे dt 0 इंप्लाइज डेल्टा टी 0, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यहां थोड़ा दिमाग की जरूरत है भाई। मैं क्या बोल रहा हूं, dt 0 है, इंटीग्रेट कर दो इसको इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल में, तो भी तो डेल्टा टी भी तो 0 आएगा। तो यहां देखो, ये है आइसोथर्मल की कंडीशन। पाथ एक और बनाता हूं मैं, देखो पहले यहां गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, मतलब फ्लक्चुएट हो रहा टेम्परेचर, ठीक है? ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पहुंच गए फाइनली। दिस इज अनदर पाथ, पाथ 2। बताओ पाथ 2 को आप आइसोथर्मल प्रोसेस कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? पाथ 2 में देखो देखो, पाथ 2 में डेल्टा टी तो 0 है, और दिस इज नॉट क्राइटेरिया। ये इंप्लाइज नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है dt 0। चेक करो पल पल टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो कुछ समझ में आ, डेल्टा टी तो दोनों में 0 है, पर dt सिर्फ पाथ 1 में 0 है। तो पाथ 1 इज आइसोथर्मल, पाथ 2 इज नॉट। पाथ 1 इज आइसोथर्मल। ये सब बनाओ पहले, फिर लिखाऊंगा, डेफिनेशन जानते हो आप लोग। दिस इज नॉट आइसोथर्मल।
तो अब कंक्लूड करो, व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर अ प्रोसेस टू बी आइसोथर्मल? dt जीरो या डेल्टा टी? औज़ुबिल्लाहि What is the criteria for a process to be isothermal? dt जीरो नॉट डेल्टा। dt जीरो तो ऑटोमेटिक, गरीबों मैथ क्यों नहीं पढ़ी बचपन में? dt जीरो तो ऑटोमेटिक, डेल्टा टी जीरो तो होगा ही ना भाई, तुमने कभी कुछ कमाया ही नहीं तो एंड में तो जीरो ही रहेगा ना, डेल्टा टी जीरो, समझ रहे हो? लेकिन अगर एंड में जीरो है, इट डज नॉट मीन तुमने कभी कुछ कमाया ही नहीं, कमाया पर उड़ा दिया। तो यहां पर वही केस है, ये वाला केस वही है कि नेट चेंज तो जीरो है मगर बीच में बदल रहा था, जैसे आप, बस इतने एग्जांपल बहुत हैं। बक नेक्स्ट, इसके लिए नीचे लिखो, डिफाइन करो, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रोसेस इन विच, सही था, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द पाथ, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द पाथ इज कॉल्ड डॉट 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 इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट इज, उसका मीनिंग क्या है थ्रू आउट द प्रोसेस? दैट इज डी टी इज इक्वल टू जीरो, डी टी इज इक्वल टू जीरो। फॉर्चुनेटली ये इंप्लाइज कर देगा डेल्टा टी भी जीरो। ठीक है, आप में से कोई बच्चा है जो मैथ भी पढ़ता हो और जेई देना चाहता हो? ऐसा कोई बच्चा है क्या? ऐसे फैसले गलत फैसले हो सकते हैं। नेक्स्ट, आगे स्लाइड चलो। अब ऐसे ही आइसोबार, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, उन सब में ये ग्राफ बना के नहीं समझाऊंगा, ठीक है? समझ लेना, बस यहां टी है तो वहां पी वी वगैरह हो जाएगा। नेक्स्ट, आइसोबारिक प्रोसेस, जहां डीपी बराबर जीरो, डेल्टा पी भी जीरो। तुम लोग इतना छोटा बैच फिर बात करते हो, बैच वन, तुम कौन सा बैच, बैच 301 या 2? 1 वाले पूरा बड़ा बैच है, कुछ बोलते ही नहीं बेचारे, कितने सीरियस हैं वो। आइसोकोरिक 301, इसमें क्या आएगा बताओ कोई? डेल्टा डी, डी क्या, डी वी बराबर जीरो। अंग्रेजी लिख लोगे, इसके में प्रोसेस थ्रू आउट, जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये भी कहानी खत्म। उसके बाद आता है आपका एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये थोड़ा लिखूंगा। क्या जानते हो इसके बारे में? ऐसा प्रोसेस, हाँ कोई बोले, मुझे सुनना है। कितना सीखा आपने आज का? बोलो, खड़े जाओ अब। हाँ सही बोलो, खड़े जाओ। हम कौन से प्रोसेस को एडियाबैटिक कहेंगे? जहां पर बिटवीन व्हाट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हम पढ़ाई करेंगे सिस्टम की। देखो सुनो, यहां चेंज इन हीट नहीं पढ़ेंगे, हीट में चेंज थोड़ी पढ़ते हैं, हीट तो दी जाती है या ली जाती है। आप बैठ जाओ। तो यहां पे क्या कहेंगे? ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान सिस्टम और सराउंडिंग ने आपस में ना कोई हीट ली हो ना कोई दी हो, मतलब देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो लिखो, प्रोसेस इन विच no heat exchange takes place, process in which no heat exchange takes place between system and surrounding, process in which no heat exchange takes place between system and surrounding is called adiabatic. That is Q बराबर जीरो। दैट इज Q बराबर जीरो, बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, अगला समझो, साइक्लिक प्रोसेस।
साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहां से चले घूम के वहीं वापस आ गए, उसे क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। सब लोग देखो बोर्ड पर, समझो इसको। साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन मैं बताऊंगा, उससे आप एक पॉइंट निकाल के लाओगे, ठीक है? ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सेम होते हैं, जहां से चले वहीं वापस आ गए। तो बताओ साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन व्हाट विल बी जीरो? साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन स्टेट फंक्शन विल बी जीरो। नहीं आया? क्योंकि स्टेट फंक्शन की पहचान क्या थी? वो सिर्फ इनिशियल फाइनल पे डिपेंड कर रहा था। फाइनल माइनस इनिशियल दोनों बराबर ही हैं, तो कैंसिल्ड आउट, जीरो। ठीक है, तो लिखो प्रोसेस इन विच initial and final states are same. Process in which initial and final states are same and forms a loop, एक लूप बनाएगा, फॉर्म्स है लूप। अगला पॉइंट लिखो नीचे, इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। बट पाथ फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे मान लो आप यहां से चले, ठीक है, यहां से चले, 10 डिग्री टेम्परेचर था, टेम्परेचर बढ़ाया, ऊपर नीचे किया, बहुत गड़ा, फिर वापस यहीं आ गए, तो फिर से वापस 10 डिग्री हो गया, तो डेल्टा टी जीरो हो गया। लेकिन भाई सोचो, इधर गए थे ना, तो हीट तो यूज हुई होगी, देखो हीट तो ली गई होगी, दी गई होगी ना, तो इसका मतलब हीट तो पाथ फंक्शन था, तो पाथ तो है कुछ ना कुछ, इसका मतलब हीट जीरो नहीं होगी। भाई आपने मेहनत तो खूब की पर आउटपुट जीरो हो गया, तो मेहनत तो की ना, वर्क तो हुआ ना। वैसा ही कुछ है कि टेम्परेचर आप क्या कहां चले थे? 10 डिग्री से चले, वापस वहीं आ गए, तो डेल्टा टी जीरो हो गया, पर चलने में इधर वर्क तो किया होगा ना, हीट तो दी होगी ना, तो हीट एंड वर्क जीरो नहीं होंगे। तो लिख दो इस बात को, इन साइक्लिक प्रोसेस Q एंड W में और मे नॉट बी जीरो। Q एंड W ये तो डिपेंड करता है ना कि इन साइक्लिक प्रोसेस Q एंड W ये वो दोनों क्या हैं? दोनों ही ये हैं क्या? दोनों कैसे फंक्शन है? पाथ फंक्शन, मे और मे नॉट बी जीरो। न्यूटन्स लॉ हो सकता है, देखो एक तरफ से ऐसे गए, जितना इधर खाया उधर निकाल दिया, नेट। अब इसको समझो, हाँ साइक्लिक प्रोसेस में एक्स अगर स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एक्स स्टेट फंक्शन है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? इधर देखो, एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल बराबर होगा, तो डेल्टा एक्स जीरो होगा ना। लेकिन मैं उसे मैथमेटिकली लिखने जा रहा हूं, थोड़ा समझना। इंटीग्रेट करूंगा किसका? छोटे से चेंज इन एक्स का, इसका डीएक्स का इंटीग्रेट करूंगा इसको, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स आएगा ना, लेकिन उस पर लिमिट लगाऊंगा इनिशियल से फाइनल की, तो इनिशियल फाइनल वैल्यू सेम है, तो यहां पे क्या लगाओगे? एक्स इनिशियल से फाइनल, एक्स इनिशियल बराबर एक्स फाइनल, दोनों बराबर, कैंसिल और जीरो, तो ये वैल्यू क्या हो गई? जीरो। और ये तो इसमें थोड़ी कहीं दिख रहा है कि साइक्लिक है,
तो मैं जीरो इसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं मान रहा हूं ये साइक्लिक है। तो मानो नहीं, दिखा दो, ऐसा गोला दिखा दिया जाता है। इसका मतलब ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, छाप लो। वो जो सर्किल है वो क्या दिखाता है, साइक्लिक प्रोसेस को। ये अदरवाइज डीएक्स थोड़ी जीरो होगा, डीएक्स तब जीरो होगा ना इंटीग्रेशन जब साइक्लिक प्रोसेस। आसान है ना बहुत। हाँ पता है मुझे। नेक्स्ट, डन, सबका समझ आया इतना। अब पढ़ाने जा रहा हूं अगली हेडिंग, नाम है इंटरनल एनर्जी। सब लोग जागो यहां से। पढ़े हो क्या पहले, पढ़े पढ़े हो क्या, पढ़े तो हो, कॉपी में था तो। इंटरनल एनर्जी, हर हेडिंग में 2 पॉइंट पूछूंगा आपसे। बताओ इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव, ये हर बार मैं लिखूंगा, ठीक है, 2 बार 2 पॉइंट्स। तो पहले पॉइंट बिना डेफिनेशन या पहले डिफाइन कर लो, ये है क्या, इंटरनल ना, अंदर की सारी एनर्जियां, ठीक है, सारी एनर्जी, हर तरह की एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, अट्रैक्शन, रिपल्सन, काइनेटिक, पोटेंशियल, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो पहले डिफाइन करो, फिर समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। इट इज समेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट इन अ सिस्टम। It is sum of all types of energies present in a system. All types of energies present in system, that is, वो कौन कौन सी है, that is sum of, अब सब जितनी भी याद ही लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ईटीसी कर देते हैं ना, डॉट डॉट डॉट, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वगैरह वगैरह। और सुनाओ स्टेट्स ऑफ मैटर कैसा है आपका। हाय, थैंक यू क्लास सर। चलो तब इधर अटेंशन प्लीज। हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, सारी पढ़ाई हमारी आइडियल गैस के लिए होगी, नीट में तो बिल्कुल पक्का है। पहले ऐसे समझ लो, ई इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। देखो समझो मेरी बात ध्यान से, हाँ, चलने की वजह से जो एनर्जी आएगी, चलने की वजह से, वो सब काइनेटिक के अंदर आ जाएगी, चाहे एटम के चलने की वजह से हो, चाहे इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से हो, या मॉलिक्यूल के चलने की वजह से हो। और अट्रैक्शन रिपल्सन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये गई बात दिमाग में। सारी अट्रैक्शन रिपल्सन की वजह से आने जाने वाली एनर्जी को क्या बोलते हो, पोटेंशियल एनर्जी, पीई। और सारे चलने की वजह से, मूवमेंट की वजह से एनर्जी को काइनेटिक। तो ओवरऑल 2 ही तरह की एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। अब समझो, ये तो जनरल बात हो गई, डॉट 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 लिख देता हूं समझने के लिए आपके। अब प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं थोड़ा सा आइडियल गैस, नहीं अभी आइडियल गैस की नहीं, पर जनरलाइज करूं तो अट्रैक्शन रिपल्सन जो है ना, अट्रैक्शन रिपल्सन वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। सोचो, प्रेशर बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे ना, अट्रैक्शन रिपल्सन प्रेशर पे डिपेंड करता है। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है, बचपन याद करो, ये पढ़ाया गया था स्टेट्स ऑफ मैटर में, केटीजी में। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना, 3/2 kT एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों, 10 डिग्री पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी नाइट्रोजन की होगी, वही O2 की भी होगी, वही हीलियम की भी होगी, क्योंकि इनका टेम्परेचर
10 डिग्री है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर? कैसा लगा मजाक? बेकार? ये समझ आया किसी को? क्योंकि ये किस पे कहां से आया? ये आया कहां गया? यहां से, और ये आया यहां से। पढ़ाऊंगा तो सब तुम्हें आए चाहे ना आए। सिलेबस पढ़ाऊंगा मैं, सिलेबस कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। इस बात का मुझे डर नहीं होता, हाँ कहीं ये वाला टफ है समझ ना आए तो क्या होगा। देखो अब यहां से फॉर आइडियल गैस, क्या तुम्हें याद है कि आइडियल गैस की पहचान ही होती है उसमें नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन? तो कुछ बोलो, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। फॉर आइडियल गैस ई इज जस्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। नाराज हो? टेम्परेचर ओनली, प्रेशर गया, क्योंकि आइडियल गैस में क्या होता है? आइडियल गैस में क्या होता है? आइडियल गैस में क्या होता है? नो अट्रैक्शन। अब ये 1 महीने बाद जब पढ़ोगे ना तो पता नहीं चलेगा कि नो अट्रैक्शन से इसका क्या ताल्लुक है। भाई प्रेशर से अट्रैक्शन रिपल्सन आता है और अट्रैक्शन रिपल्सन से पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो ये कहीं एक अच्छा बच्चा साइड में लिख देता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन अट्रैक्शन रिपल्सन, है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, एंड प्रेशर अट्रैक्शन रिपल्सन इज 0 फॉर आइडियल गैस। इसीलिए क्या हो जाएगा? प्रेशर गायब, सिर्फ क्या बचा? टेम्परेचर। तो दिस इज NEET बॉक्स। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने पूरा समझाया ना, एक्सप्लेन किया। अब जो थोड़ा एवरेज बच्चा है उसके लिए क्या सजेशन है, वो यहां पर अटक जाए बस, बाकी छोड़ दो, यहां पर आओ। ये अगर सबसे मेन है, ये आ गया तो ये हेडिंग आपकी सक्सेसफुल है ना। कितने बज गए? मोबाइल में मन लगा है इनका। ये मोबाइल में उन्हीं का मन लगा होता है जिनका कोई नहीं होता, समझ रहे हो। सोचने शायद कुछ आया हो। अब जरा सोचो और दिमाग पे जोर दो। जब ई कैपिटल टी पर डिपेंड करता है तो अगर आप कैपिटल टी नहीं बदलोगे तो ई में कोई बदलाव? पहुंचू नीट के सवाल पर। देखो देखो ये सबको समझ आया। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस, कुछ तुम भी बोल दो ना। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस डेल्टा, वो तो मैं खुद जानता हूं, डेल्टा मैं नहीं बोलने वाला इसको, इसे देखो और समझो दिमाग में जोर देकर। यस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर नहीं बदलेगा। अच्छा, मैंने फंक्शन का मतलब समझाया ही नहीं। E is the function of temperature means टेम्परेचर बदलोगे तो ई बदलेगा, टेम्परेचर नहीं बदलोगे तो ई नहीं बदलेगा। अब तो कुछ बोल दो। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा ई इज इक्वल टू 0। तुरंत आंख बंद करके ये काम करेंगे और बार बार करेंगे। सवाल में लिखा होगा छोटा सा एक वर्ड, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, वॉट एवर प्रोसेस। आइसोथर्मल है dt 0 तो du भी 0। तो ये क्लियर हुआ। देखो ये अब कलरफुल पेन से लिखना, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस dt 0 है, डेल्टा टी भी 0 और डेल्टा u भी 0। यकीन मानो अब तक जो मैंने आज पढ़ाया ये उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं एक एक बच्चे को ये बात आनी चाहिए, चाहे सबसे पहले बैठा हो चाहे सबसे लास्ट बैठा हो। बताओ क्लियर रहेगा। जब ही सवाल में एक वर्ड यूज करेगा आइसोथर्मल रिएक्शन है, प्रोसेस है सॉरी, तो हमेशा क्या कर दोगे, खट से डेल्टा ई 0, ठीक है, डेल्टा टी 0 हो गया। ठीक है ना, सबको आ गया, तुम्हें भी आ गया, वेरी गुड। तो ये खुश हो रहा है। मुझे डर लगता है आगे सवाल में मैं करूंगा फिर भी तुम शक की नजर से देखोगे। उस दिन आइसोथर्मल वर्ड आएगा और क्या कर दूंगा, डेल्टा ई 0 कर दूंगा। पक्का? चलो जी।
मगर आइडियल गैस के लिए ये आप जनरलाइज करके बैठ जाए, ये जनरल बात नहीं है, जनरल बात ये है, ओ ये जनरल है, ये सब पे वैलिड है जनरल। और यहां से शुरू हुई है बात सिर्फ आइडियल गैस की। मुझे अब नीचे लिखो, U इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जल्दी लिखो, U इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा U इज स्टेट फंक्शन। U इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा U इज स्टेट फंक्शन। U और E सेम है, अच्छा। U is extensive property and delta U is state function। डन। उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं वर्क, पढ़ते हैं, चलो वर्क। वर्क थर्मोडायनेमिक्स में वर्क पढ़ेंगे। हाँ, देखो सुनो अच्छे से। हाँ, वर्क बहुत सारे, बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, है ना, डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क और बिना डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क। लाइट वाला जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो थोड़ी ना डिस्प्लेसमेंट वाला होता है, उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेट हो रहा है। तो हम यहां पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल वर्क, डिस्प्लेसमेंट वाला। अरे समझ रहे हो नहीं, वर्क दो तरह के, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल में आता है इलेक्ट्रिकल वर्क, थर्मो, इसी चैप्टर में आखिरी में पढ़ेंगे। थोड़ा सा लिख देता हूं ना, दो तरह के, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल का जो एक यहां पर पॉपुलर एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क मुझे कई बार यूज करना है इसलिए लिख रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है एक्स्ट्रा बातें लिखने का। और मैकेनिकल वर्क में हम जो यहां पढ़ने वाले हैं वो डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, ठीक है, वो है पीवी वर्क। प्रेशर लगाओ, वॉल्यूम घटाओ, पीवी वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, परसों बताया था, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की यूनिट लीटर इनटू एटीएम इज द यूनिट ऑफ वर्क, नहीं बताया था। 1 लीटर एटीएम बराबर 100, नहीं बताया था। हाँ बताया था। देखो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पीवी वर्क, ठीक है। हम भी जनरल बात करेंगे, कोई रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात नहीं करेंगे, जनरल बात करेंगे, ठीक है। तो आप इधर बोर्ड पर देखिए, जब आप किसी पिस्टन फिटेड, एक बना देता हूं, पिस्टन फिटेड, भाई बोलो मत, ये साइंस की क्लास है, होम साइंस की क्लास नहीं है। अगर आप बोल रहे हो पड़ोसी में इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है इंटरेस्ट, तो थर्मोडायनेमिक्स में इंटरेस्ट ऑटोमेटिक घट जाएगा। लिख लो, ये फिर नहीं आने वाली। थर्मोडायनेमिक्स मैं कहता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे वोलाटाइल चैप्टर है, वोलाटाइल, पढ़ो उड़ जाता है। मैंने खुद इसको बहुत बार पढ़ा था जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था और भूल जाता था, तो ये अब आप भी समझ लो, नॉर्मल बात हो गई है फिर तो ये एक पिस्टन फिटेड कंटेनर है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, देख, हो सकता है आप इस पर प्रेशर लगाओ जिससे पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड, तो कुछ फोर्स लगाओगे ना, फोर्स, तो कुछ शिफ्ट करेगा नीचे। या हो सकता है कि आप बाहर का प्रेशर कम कर दो, तो ये गैस, इसके अंदर गैस भरी हुई है। इस चैप्टर में हम कौन सी गैस लेंगे, आइडियल गैस। इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो अगर बाहर का प्रेशर कम कर दूंगा तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये इस पर प्रेशर लगाएगा, पिस्टन अपवर्ड उड़ जाएगा। तो मान लो कि F फोर्स लगाने से डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ या एरिया चेंज हुआ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। तो W जो आएगा, W जनरल वर्क डन, इट इज इक्वल टू, देखो अगर मैं छोटा सा काम लूं, छोटा सा काम,
ये चेंज नहीं है, ये छोटा सा काम है। इट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल एंड छोटा सा वॉल्यूम। ये जनरल फार्मूला है। फिजिक्स के अंदर ये माइनस साइन नहीं लिया जाएगा, बल्कि वहां प्लस होगा। तो साइन कन्वेंशन में डिपेंड करेगा। 2 मिनट बाद मैं साइन कन्वेंशन बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इस फार्मूले पे आओ। यहां इंटीग्रेशन लगाया, अब अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। भाई इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। पर यहां पी भी तो बैठा है भाई, ऐसे है वाई डी एक्स टाइप का। तो अगर y कांस्टेंट होगा तो बाहर आएगा, नहीं होगा तो अंदर रहेगा। इतना तो पता है। यहां पर कंडीशन इनिशियल माइनस और फाइनल होगी। तो ये जनरल डेफिनेशन है। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो अब आप सोचिए क्या 2 कंडीशन सामने आएगी, एक प्रेशर कांस्टेंट वाली, एक प्रेशर वेरिएबल वाली। नहीं समझ आ रहा है? एक प्रेशर कांस्टेंट होगा तब, एक पी वेरिएबल होगा तब। अगर ये कांस्टेंट हुआ तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा इमीडिएटली, और नहीं हुआ तो फिर उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले मैं आसान आसान पढ़ाता हूं, देखना बोर्ड पे। इफ कंडीशन देखो, इफ अभी हमें आपको ये नहीं पता कि कब प्रेशर कांस्टेंट होता है, इफ लगा दिया मैंने। इफ पी कांस्टेंट है ना, अगर पी एक्सटर्नल क्या है? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, पी एक्सटर्नल इज अ कांस्टेंट प्रेशर, देन डब्ल्यू। अब इंटीग्रेट करूंगा, सब में चले गए बे, माइनस इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी को इंटीग्रेट करूंगा। देखो यहां भी 0 से W तक। रुक जाओ, सुनो पहले। W थोड़ी W1 W2 है, पहले कोई काम नहीं हुआ फिर W हो गया। तो इसे क्या लिखूंगा? 0 से W तक, तो वो इंटीग्रेट करने पर W आएगा। तो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, फिर लिखना। मैथ्स आ गई ना, मैथ्स तुम्हारी माशाल्लाह। तो W बराबर क्या आ जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल, अब अंदर डीवी, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। लिमिट लगाऊंगा इनिशियल से फाइनल, कि फाइनल से इनिशियल। हाँ, तो क्या बनाऊंगा? डेल्टा वी। ये फार्मूला हर बद दिमाग को आना चाहिए। छापो। जनरल फार्मूला, व्हाट इज पी एक्सटर्नल? दिस इज कांस्टेंट, पूरा नाम देखो, कांस्टेंट ये वाला जनरल फार्मूला ये कंडीशनल है। हाँ, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है ये, तब जाके ये फार्मूला लगेगा। अगर प्रेशर वेरिएबल हुआ तो ये गया काम से। फिर इसका बाप आएगा, वो कहां है? वो ये है ना। इसको फिर इंटीग्रेट वगैरह करेंगे, मैं वो सिखाऊंगा, आप आराम आराम थोड़ा थोड़ा समझिए। तो देखो बच्चों, इधर देखो बोर्ड पे सभी लोग, ये वॉल्यूम में चेंज है ना। तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, वॉल्यूम घट भी सकता है। तो अब W का साइन डेल्टा V पर डिपेंड करेगा, डेल्टा V पर। दिमाग पर जोर दो। अगर डेल्टा V पॉजिटिव है तो ये माइनस जैसे का तैसा बना रहेगा, और W विल रिमेन निगेटिव, है ना। और अगर डेल्टा V भी निगेटिव हो गया तो वो निगेटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव, W हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है ना। अब साइन कन्वेंशन को ध्यान से समझिएगा सभी लोग। यहां से डिफरेंशिएट हो जाएगा किसको न्यूमेरिकल होगा, किसको नहीं होगा। साइन कन्वेंशन, देखो जी, देखो देखो। पहला जनरल बात बता दूं आपको, ये सिस्टम है,
सिस्टम। जो भी चीज आप इस पर करेंगे ना, पर, वो पॉजिटिव होगा। जो इससे लेंगे ना, वो निगेटिव होगा। ये मोटा मोटी बात, ठीक है, जनरल बात। जो भी इस पर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो इससे लेंगे वो निगेटिव होगा। भाई हम सराउंडिंग है, ये हमारा सिस्टम है, अगर इससे खींच लेंगे कुछ तो हम लोन ले रहे हैं ना, फिर तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो आप ये लोग बता दो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव? पहले ये रट्टा रटाया ना, रट्टा रटाया, इसको देखकर, वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। समझ गए? दो क्लियर हुआ ना? हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, टू द सिस्टम हम खुद जोड़ेंगे हीट तो पॉजिटिव, हम निकाल लेंगे हीट तो निगेटिव। हम सिस्टम पे काम करेंगे, ऐसे कंप्रेस करेंगे पॉजिटिव, सिस्टम एक्सपैंड करेगा, हम पर काम करेगा निगेटिव। ये मोटा मोटी ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो अच्छे से। पहला पॉइंट समझना, अगर कोई गैस कंप्रेस कर रही है, कंप्रेस, कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन, कंप्रेशन आई डोंट नो ऑफ सिस्टम या गैस, तो जब गैस कंप्रेस करेगी तो वी फाइनल बढ़ा कि वी इनिशियल बढ़ा? जल्दी करो, गैस कंप्रेस कर रही है, वॉल्यूम घट रहा है ना, घट रहा मतलब बाद का वॉल्यूम कम हो गया, तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे। आया क्या? इधर देखो, तो डेल्टा वी का साइन क्या लिखोगे? हाँ, निगेटिव। क्लियर? अब जब डेल्टा वी निगेटिव हो गया तो डब्ल्यू पर कुछ कमेंट करो। तो ये कंप्रेशन कब होगा? जब हम दबाएंगे ना पिस्टन को, यानी वर्क डन, सेंटेंस पूरा करो, वर्क डन व्हाट, बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम? ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। एक तो इस तरह लिख देगा ऑन द सिस्टम, या लिख देगा इन कंप्रेशन, इन कंप्रेशन इज पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव का एक और माने है, पता लगा मैंने बताया ही नहीं। ये देखो क्या, ग्रेटर देन जीरो, है ना। दूसरा खुद से लिखो जरा, एक्सपेंशन ऑफ गैस, खुद से लिखो, कॉपी देखूंगा। एक्सपेंशन ऑफ गैस के सेंटेंसेस लिखो। खुद से लिखो एक्सपेंशन ऑफ गैस। उसमें वी फाइनल क्या होगा, बड़ा, ज्यादा होगा, एक्सपैंड करेगी वॉल्यूम। अच्छा अच्छा, गैस एक्सपैंड कर रही है मतलब कौन किस पे काम कर रहा है? सिस्टम सराउंडिंग पर काम कर रहा है। अरे सोचो जरा, ये कंप्रेस गैस कैसे, ये हमारे पास कंटेनर में गैस है, इसे कंप्रेस करोगे मतलब ये हुआ कि आप सराउंडिंग, सराउंडिंग सिस्टम पर काम कर रहा है। तो इसके लिए एक और सेंटेंस बन सकता है, ये पहला वाला कंप्रेशन वाला, ये क्या है, वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। वो तो लिखा ही है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ऑन द सिस्टम कौन करेगा? सराउंडिंग करेगा। दूसरा खुद से लिख लिया, ना लिखाऊं क्या? इन, सबने लिख लिया, एक बच्चा भी अगर ऐसा है तो लिखा देता हूं। इन एक्सपेंशन लिखा, गैस एक्सपैंड करेगी, ये साइन रिवर्स डेल्टा वी, और ये बात भी लिख देना, डेल्टा वी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। अब देखो, हाय, अब बताओ, रुक जाओ, हीट गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू द सिस्टम, बोलो जी क्यू, ये रहेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। हीट टेकन आउट, टेकन जानते हो,
taken out from system will be negative, less than 0 will be negative. ठीक है, अब मजा आएगा। क्या कब हुआ टाइम? अच्छा पहले बताओ, यहां तक कुछ समझ में आया? मैं तो कुछ पूछ रहा हूं, कुछ आया? यहाँ तो सब लोग हाँ ही बोले, कुछ तो आया ही है। पूरा समझ नहीं आया किसी को? पूरा क्या पढ़ा हमने, मतलब कहानी क्या चल रही है? आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई मैंने, एक तो पढ़ाया कि आइसोथर इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस। सो अगर प्रोसेस कभी आइडियल गैस का आइसोथर्मल है, रुक जा थोड़ा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा ई क्या करोगे? 0 करके आओगे, पक्का? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा ई 0 करोगे। फॉर विच गैस? आइडियल गैस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई साइन कन्वेंशन, ठीक है? वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। क्लास ओवर। तो खींच